व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। जैसा व्यतिकरण की परिभाषा में हमने पाया और व्यतिकरण के प्रकार हमने समझे, समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ये सारी बातें गणितीय विश्लेषण से और भी अधिक स्पष्ट हो जाती हैं। व्यतिकरण की शर्तें भी यहाँ स्पष्ट हो जाएंगी। देखें, मान लीजिए किसी माध्यम में दो प्रकाश की तरंगें इस प्रकार ली गई हैं। पहली तरंग के कारण जो माध्यम के कणों का विस्थापन है y1, वो है y1 = a1 sin ओमेगा t, और दूसरी तरंग के कारण माध्यम के कणों का विस्थापन है y2 = a2 sin ओमेगा t + 5। दोनों समीकरणों को ध्यान से देखें तो यहाँ पाएंगे दोनों तरंगों की आवृत्ति समान है। आयाम यहाँ a1 a2 माने हैं जो लगभग बराबर है, बहुत नजदीक है, और ये कलांतर फाई लिया गया है जो समय पर निर्भर नहीं है, ये नियत है। जब ये दोनों तरंगें एक साथ एक ही दिशा में गमन करेंगी तो अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन y बराबर होगा y1 + y2। वैल्यू पुट कर दें, a sin ओमेगा t और a2 sin ओमेगा t + 5। यहाँ त्रिकोणमिति का सूत्र ये वाला sin a + b = sin a cos b plus cos a sin b, इसका उपयोग करते हुए इसका विस्तार करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a1 sin ओमेगा t plus a2 sin ओमेगा t cos 5 cos ओमेगा t sin 5। sin ओमेगा t की टर्म दो जगह है, एक साथ ले लेते हैं। आएगा कॉमन a1 + a2 cos 5 बचेगा, और कॉमन हुआ sin ओमेगा t, और दूसरी टर्म a2 का अंदर गुणा करते हुए a2 sin 5 cos ओमेगा t। ये परिणामी विस्थापन का समीकरण है। इस समीकरण को थोड़ा और सही रूप में लिखने के लिए यहाँ हम मानेंगे a1 + a2 cos 5 को r cos थीटा और a2 sin 5 को r sin थीटा, दोनों को मिलाकर समीकरण 4 लिख दिया है। ऐसा मानने से हमें क्या फायदा होगा कि परिणामी विस्थापन को हम y1 या y2 के रूप में लिख पाएंगे, और यहाँ हमने नए कुछ चर माने हैं r और थीटा, इनको भी a1 a2 और फाई के रूप में बदल कर दिखाएंगे। समीकरण 4 का उपयोग जब हम 3 में करते हैं, समीकरण 3 व 4 से y बराबर r cos थीटा sin ओमेगा t प्लस r sin थीटा cos ओमेगा t। इसमें थोड़ा सेट करके लिख लें, r कॉमन, देखिए sin ओमेगा t cos थीटा प्लस cos ओमेगा t sin थीटा। तो जो अभी विस्तार हमने काम में लिया था sin a + b का, ये उसका विपरीत यहाँ काम में लेते हुए हम लिख सकते हैं y = r sin ओमेगा t प्लस थीटा। ये जो समीकरण 5 आया है, ये परिणामी तरंग के विस्थापन को व्यक्त करेगा।
परिणामी तरंग के कारण कणों के विस्थापन को, और ये परिणामी तरंग का आयाम है, और ये परिणामी तरंग का कला कोण है। r और थीटा की वैल्यू हम ज्ञात करके देखेंगे a1, a2 और थीटा फाई के रूप में। इसे प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 4 के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 4 के दोनों पक्षों को वर्ग करके जोड़ते हैं। ऐसा जब आप करेंगे तो मिलेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का ये स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और राइट साइड में देखिए यहाँ से a1 स्क्वायर आने वाला है, ये दोनों के गुणा का दुगना आएगा, जिसे लिखेंगे 2a1 a2 cos फाई, और आएगा a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, और यहाँ से आएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर। यहाँ पुनः साइन स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा a2 स्क्वायर। तो परिणामी तरंग के विस्थापन r को हम लिख सकते हैं आयाम a1 a2 के रूप में, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई। इसको नंबर दे देते हैं 6a। अब इसी समीकरण 4 में अगर r साइन थीटा में r cos थीटा का भाग दे दें, दोनों पक्षों में ऐसा करें, तो हमें थीटा का संबंध फाई के रूप में मिल जाएगा a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। r कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल टू a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 cos फाई। ये जो 6b इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन संबंध दे रहा है परिणामी कला कोण थीटा का a1 a2 और फाई के रूप में। जहां कहीं आवश्यकता हो इसका उपयोग किया जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे परिणामी तरंग की तीव्रता के बारे में। जैसा हम जानते हैं किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो उस तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तीव्रता को यदि हम I कहें और समानुपाती को हटाकर इक्वल लगाएं तो K स्थिरांक हो गया, तो K a स्क्वायर, ये संबंध रहता है तीव्रता और आयाम। इस संबंध का अगर हम इस्तेमाल करना चाहें तो क्या करें, समीकरण 6 का दोनों पक्षों में पहले तो स्क्वायर करें। 6a से देखो r स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब इसी समीकरण के दोनों पक्षों में स्थिरांक k का गुणा कर रहे हैं। k r स्क्वायर इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 k a1 a2 cos फाई। इसको थोड़ा सेट करके लिखेंगे। देखिए k r स्क्वायर इज इक्वल टू k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट k a1
अंडर रूट के A2 cos फाई। इस के को हमने 2 बार अंडर रूट के लिखा है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो के A1 स्क्वायर है, इसे तो प्रथम स्रोत के कारण तीव्रता कह सकते हैं I1। जो के A2 स्क्वायर है इसे I2 कह सकते हैं, और जो के R स्क्वायर है इसको परिणामी तीव्रता I कह सकते हैं। तो ये सूत्र इस रूप में लिखा जा सकता है, I = I1 + I2 + 2। देखिए के A1 स्क्वायर का ये रूट है, तो इसका मीनिंग हुआ, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट I1। और इसी प्रकार ये वाली जो राशि है रूट के A2, इसे लिख सकते हैं रूट I2 cos फाई। इक्वेशन नंबर 7। ये एक नया इक्वेशन आ गया है। ये परिणामी तीव्रता है, जो तरंग 1 के कारण तीव्रता I1, तरंग 2 के कारण तीव्रता I2 और इनके मध्य कालांतर फाई पर निर्भरता को दिखा रही है। इस समीकरण 7 को एक विशेष स्थिति में इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। देखिए, एक विशेष स्थिति यदि हम ले लें I1 = I2 = I0, तो देखिए क्या मिलेगा, I = I0 + I0 + 2 रूट I0 cos फाई। देखिए I0 ऐड हो गया, 2I0 + 2, ये रूट का मल्टीप्लाई हो गई I0 और ये cos फाई, दोनों जगह से कॉमन 2I0 1 + cos फाई। इसको हाफ एंगल में अगर चेंज कर दें, 2I0 1 + 2 cos स्क्वायर फाई/2 -1, ये 1 कैंसिल, I = 2 2 जब 4 I0 cos स्क्वायर फाई/2। ये भी परिणामी तीव्रता का ही संबंध है। उस विशेष स्थिति में जब दोनों स्रोतों के कारण तीव्रताएं समान हो, जो जब भी संभव है, जब दोनों के आयाम बराबर रहे होंगे, इसको एक नया इक्वेशन कहते हैं 8। अब हम इन परिणामों से सीखना चाहेंगे संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के बारे में। हमारे प्रमुख रूप से उपयोगी समीकरण रहेंगे 6A और 7। सबसे पहले लेते हैं संपोषी व्यतिकरण। जब संपोषी व्यतिकरण की बात करेंगे तो वहां जो शर्त काम आएगी, कालांतर शून्य अगर हो दोनों तरंगों के मध्य, तो आपको पता है R = हमने पढ़ा था परिणामी आयाम A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + 2A1 A2। अब फाई 0 है तो cos 0 क्या आ जाएगा, 1, तो यहाँ cos फाई की वैल्यू 1। ये 6A समीकरण से आया है। अंदर जो राशि है इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और बाहर रूट है, तो रिजल्ट आएगा R = A1 + A2 का होल स्क्वायर, और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो परिणामी आयाम दोनों तरंगों के पृथक पृथक आयामों के योग के बराबर होगा। और परिणामी तीव्रता अगर निकालें, ये इक्वेशन 7 देखिएगा, समीकरण 7 से I1 + I2 + 2 रूट I1 रूट I2 और cos फाई के स्थान पर cos 0 1 हो गया। 1 हो गया तो इसको लिख सकते हैं I1 + I2 + 2 रूट I1 रूट I2, और इसे ऐसा बनाया जा सकता है रूट I1 + I2 का होल स्क्वायर।
चेक कर लीजिए, इसका स्क्वायर ये यहाँ है, ये इसका स्क्वायर यहाँ है, इन दोनों के गुणा का दुगुना यहाँ मौजूद है। तो परिणामी तीव्रता दोनों तीव्रताओं के वर्गमूलों के योग के वर्ग के बराबर आई है। इसको नया नंबर जैसे 9a दे दें, इसको 9b दे दें। अब जो ये हमें स्थिति मिली है वो हमें बताती है कि जब कलांतर 0 है, संपोषी व्यतिकरण है, तो आयाम जुड़ जाते हैं और तीव्रता उच्च हो जाती है। यही स्थिति मिलेगी जब फाई के मान हम 0 के अलावा 2 पाई लें, 4 पाई लें, क्योंकि cos 0 का मान, 2 पाई का मान, cos 4 पाई का मान, ये सारे मान एक ही होते हैं। जनरल लिखेंगे 2n पाई। ये तो है कलांतर के रूप में शर्तें। अगर शर्तें आप कथांतर के रूप में लिखना चाहें तो कलांतर को कथांतर में बदलने का तरीका बता दूं पहले मैं आपको, कि जो कलांतर 2 पाई होता है वो पथांतर लैम्डा के बराबर होता है। जैसे आप एक तरंग स्वरूप बनाएं तो एक चक्र को फाई के रूप में तो कहते हैं 2 पाई और दूरी के रूप में कहते हैं, इसी दूरी को यहाँ से यहाँ तक जो होती है लैम्डा कहते हैं। तो जो कलांतर 2 पाई है वो पथांतर लैम्डा के तुल्य होता है, और एकांक कलांतर होए तो पथांतर लैम्डा बाई 2 पाई, और यदि कलांतर फाई हो तो पथांतर हो जाएगा लैम्डा बटे 2 पाई इंटू 5। तो ध्यान रखें पथांतर का ये सूत्र आया है और इस सूत्र को मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ इस तरह, लैम्डा बटे 2 पाई मल्टीप्लाई 5। अब 5 की वैल्यू 0 रखो, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 पाई रखेंगे तो 2 पाई कैंसिल, लैम्डा बचेगा। यहाँ 5 की जगह अगर 4 पाई लिया तो 2 लैम्डा, ये चलता रहेगा और जनरल आएगा n लैम्डा। तो इन सभी कलांतर या पथांतर के लिए संपोषी व्यतिकरण की शर्त का पालन होगा। एक और स्पेशल स्थिति ले लें कि यदि दोनों तरंगों के कारण आयाम समान रहे होते, जिसको हम कहते हैं a, तो इक्वेशन जो 9a है उसका रूप हो जाएगा r इजिकल टू a प्लस a इजिकल टू 2a। आयाम दुगना हो गया। और इस स्थिति में अगर तीव्रता लें I और दोनों ही समान है, दोनों को हम I1 कह दें, I1 प्लस I1 रूट में है दोनों, स्क्वायर कर दें तो ये आएगा 2 अंडर रूट I1 का स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 और रूट I1 के स्क्वायर को कहेंगे I1। यानी परिणामी जो तीव्रता है किसी एक तरंग के कारण तीव्रता की 4 गुनी हो जाएगी, आयाम दुगना हो जाएगा और तीव्रता 4 गुनी हो जाएगी। ये विशेष स्थिति है जब दोनों आयाम एकदम समान होंगे। अब लीजिए विनाशी व्यतिकरण का स्पष्टीकरण इसी गणितीय विश्लेषण के आधार पर। विनाशी व्यतिकरण जैसा परिभाषाओं में समझा था, विनाशी व्यतिकरण की स्थिति आती है जब कलांतर हो विपरीत, यानी विपरीत कलांतर को हम पाई से जानते हैं, और पाई कलांतर की स्थिति में cos पाई होता है -1। तो परिणामी विस्थापन का जो समीकरण है जो हमने 6a में लिखा था वो अब हो जाएगा रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और cos फाई की जगह -1। ये टर्म माइनस की आएगी, ये होल स्क्वायर माइनस में आएगा। अब यहाँ समस्या ये है कि a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बनाए या a2 माइनस a1 का बनाए। ये बात मालूम नहीं होने की स्थिति में हम इस प्रकार लिख दिया करते हैं, ये जो हमने साइन लगाया है
ये लगभग यानी ये माइनस के साइन को इस तरह व्यक्त करता है कि अगर a1 बड़ा है तो a1 माइनस a2 ले लिया जाए, और अगर a2 बड़ा है तो a2 माइनस a1 ले लिया जाए। रूट लेने के बाद लिखेंगे तो a1 माइनस a2, यानी परिणामी आयाम जो होगा, जो तरंग दोनों तरंगों के कारण आयाम के अंतर के बराबर होगा। और तीव्रता निकालें, जो तीव्रता का फॉर्मूला था, अब वहां cos फाई का मान -1 लिखेंगे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 रूट I2 माइनस 2, ये भी होल स्क्वायर अंतर के रूप में आएगा। रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। इनको भी नंबर देते हैं, tan A tan B। अब जो विनाशी व्यतिकरण की ये स्थितियां आई हैं, ये बता रही हैं कि परिणामी आयाम दोनों तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होगा, और जो परिणामी तीव्रता है वो दोनों तरंगों के कारण तीव्रताओं के वर्गमूल के अंतर के वर्ग के बराबर होगी। कुल मिलाकर के कम हो जाएगी, और यही स्थितियां मिलेंगी यदि फाई की वैल्यू हमने पाई के अलावा लिया होता, 3 पाई 5 पाई और जनरल लिखें तो 2n+1 पाई। और कलांतर के रूप पथांतर के रूप में लिखें तो लैम्डा, ये पथांतर के रूप में सूत्र आएगा λ/2 पाई। फाई की वैल्यू पाई लिखें तो λ/2, 3 पाई लिखेंगे 3 λ/2, 5 λ/2, और जनरल आएगा 2n+1 λ/2। और वो विशेष स्थिति ले लें कि यदि दोनों स्रोतों या दोनों तरंगों के कारण आयाम समान रहे होते, तो इक्वेशन tan जो है, दोनों हमारे लिखे हुए हैं इक्वेशन tan, वो इस रूप को प्राप्त करेंगे। परिणामी आयाम हो जाएगा 0, a माइनस a 0 हो जाएगा, और जो परिणामी तीव्रता है रूट I1 माइनस रूट I1 स्क्वायर 0। इस स्थिति में दोनों तीव्रताएं बराबर होंगी, और समान राशि को घटाएंगे तो 0, उसका स्क्वायर भी 0। तो ये विनाशी व्यतिकरण को व्यक्त करेगा, और इस जगह पूर्णतः अंधेरा प्राप्त होगा। इसके बाद जो अपने पास टॉपिक आता है वो आता है व्यतिकरण में ऊर्जा का वितरण। व्यतिकरण में ऊर्जा का वितरण। यहां हम एक ग्राफ बनाना बताएंगे। ये y एक्सिस, यहाँ x एक्सिस, यहाँ हमने ले लिया कलांतर, और इधर हमने ले लिया है तीव्रता। जब कलांतर है 0, यहाँ है जैसे 3 पाई, पाई लेना है पहले, पाई 3 पाई, और इधर लेंगे तो माइनस पाई माइनस 3 पाई, यहाँ बीच में रहेगा 2 पाई, यहाँ 2 पाई, पाई 2 पाई 3 पाई, पाई माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई। जैसा यहाँ हमने देखा 0 जब पथांतर होता है तो तीव्रता उच्च होती है, जैसे इस स्थान पर मिलेगी।
और जब कलांतर पाई होता है तीव्रता न्यून होती है, जैसे यहाँ प्राप्त होगी। फिर जब कलांतर 2 पाई होगा तीव्रता पुनः उच्च होगी, -2 पाई के लिए भी उसी तरह उच्च होगी, और 3 पाई या -3 पाई होने पर तीव्रता पुनः कम हो जाएगी। ग्राफ की शेप कुछ इस तरह प्राप्त होनी है। इस प्रकार से तीव्रताओं में उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। ये जो स्थान है उच्च तीव्रता का है, जिसे कह सकते हैं √I1 + √I2 होल स्क्वायर, और जो निम्न तीव्रता का स्थान है इसे कह सकते हैं √I1 - √I2 होल स्क्वायर। और यदि वे व्यतिकरण की घटना ना होती तो दोनों स्रोतों के कारण तीव्रताओं का साधारण योग होता, तीव्रता हमें यहाँ कहीं प्राप्त होती I1 + I2। इस ग्राफ को देख के लगता है कि जहाँ संपोषी व्यतिकरण के स्थान है वहाँ तीव्रता बढ़ गई है, और जो विनाशी व्यतिकरण के स्थान है वहाँ तीव्रता सामान्य स्थिति से कम हो गई है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे ऊर्जा का हानि हो गई है, यहाँ कहीं ऊर्जा उत्पन्न हो गई है, और लगता है ऊर्जा संरक्षण का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। परंतु यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का पालन होता है। ऊर्जा निम्न तीव्रता वाले स्थानों या विनाशी व्यतिकरण वाले स्थानों से जहाँ संपोषी व्यतिकरण हो रहा है उन स्थानों की तरफ स्थानांतरित हो जाती है। यहाँ ऊर्जा का पुनर्वितरण हुआ है, ऊर्जा की हानि नहीं हुई है, यानी व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण का पालन होता है। ये सारा विवरण गणितीय विश्लेषण के नाम से जाना जाता है।